हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक लैंडमार्क केस डिस्कस करेंगे। ये किस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और एनवायरनमेंट के बीच का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि डेवलपमेंट बिना एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट के पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा केस है जो फ्यूचर के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करता है, यानी बाकी कोर्ट और लोग इसे एक गाइडेंस की तरह लेते हैं। इस जजमेंट ने बिल्डर्स को स्ट्रिक्ट मैसेज दिया कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस और स्टैट्यूटरी कंसेंट के कंस्ट्रक्शंस करना एक सीरियस वायलेशंस होगा। पुणे में एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बिना एनवायरनमेंट क्लियरेंस और स्टैट्यूटरी कंसेंट के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। एनवायरनमेंट क्लियरेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल जो इंश्योर करती है कि प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी एमपीसीबी ने 2020 में ही नोटिस इशू कर दिया था। ये केस पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के पास गया और फिर उसके बाद अपील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। यहाँ पर एक वर्ड है ट्रिब्यूनल। इसका मतलब होता है कि एक स्पेशल कोर्ट जो स्पेसिफिक मैटर हैंडल करता है। जैसे एनवायरनमेंट के लिए केस एनजीटी हैंडल करता है, वैसे ही बाकी सारे स्पेसिफिक केसेस के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाई गई है। चलिए अब यहाँ पर पार्टीज देखते हैं कौन कौन इन्वॉल्व है। तो पार्टीज में एक तरफ बिल्डर्स थे और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थे, जैसे कि सतीश, संजय, एमपीसीबी और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो चलिए जानते हैं कि अब इस केस में कौन कौन से लॉज इन्वॉल्व है। तो इस केस में मल्टीपल एनवायरमेंटल लॉज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले वाटर एक्ट 1974। ये लॉ इंश्योर करता है कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना कंसेंट टू एस्टैब्लिश के स्टार्ट ना हो। यहाँ पे कंसेंट टू एस्टैब्लिश का मतलब है कि एक ऑफिशियल परमिशन जो कंफर्म करती है कि आपकी एक्टिविटी से कोई भी पानी पॉल्यूट नहीं होगा। फिर आता है एयर एक्ट 1981 जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कंसेंट मांगता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से डस्ट और स्मोक निकलता है। इसलिए यहाँ पे कंसेंट का मतलब है कि अप्रूवल या परमिशन गवर्नमेंट से। तीसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसे हम अम्ब्रेला लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे अम्ब्रेला लॉ का मतलब है कि एक ऐसा लॉ जो मल्टीपल छोटे छोटे लॉज को कवर करता है और गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि वो कोई भी एनवायरमेंट के लिए सेफगार्ड बनाए। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है EIA नोटिफिकेशन 2006। यहाँ पे EIA का मतलब है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रोजेक्ट के एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट को असेस किया जाता है। इस नोटिफिकेशन कहता है कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी है, मतलब बिना ईसी के कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना एक इलीगल माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि कोर्ट के सामने क्या क्या मेन लीगल इश्यूज थे। तो पहला था कि क्या बिल्डर्स ने ईसी कंडीशंस वायलेट की। दूसरा था कि क्या कंस्ट्रक्शन बिना स्टैट्यूटरी कंसेंट से हुआ। यहाँ पे स्टैट्यूटरी कंसेंट का मतलब है कि वो परमिशन जो लॉज के अंडर मैंडेटरी होती है। और तीसरा था क्या एनजीटी जस्टिफाई था हैवी पेनाल्टी इंपोज करने में। चौथा मेन इश्यूज था कि क्या बिल्डर्स रिलीफ क्लेम कर सकते हैं जब उन्होंने नोइंगली लॉ वायलेट किया हो। ये सारे इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज थे। अभी यहाँ पर एक वर्ड है नोइंगली का मतलब है जानबूझकर। चलिए अब देखते हैं कि बिल्डर्स ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए। तो बिल्डर्स ने आर्ग्यू किया कि उन्होंने 2017 में ही एक वैलिड ईसी ऑब्टेन कर लिया था। यहाँ पे ऑब्टेन मतलब है रिसीव कर लेना, यानी बिल्डर्स का कहना ये है कि उन्होंने 2017 में ही एक वैलिड ईसी को रिसीव कर लिया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने एक हेवी पेनाल्टी यानी एक्सेसिव और डिसअप्रोप्रिएट पेनाल्टी इंपोज की है। यहाँ पर एक्सेसिव का मतलब है ज्यादा और डिसअप्रोप्रिएट का मतलब है कि एक अनफेयर तरीके से पेनाल्टी उनके ऊपर इंपोज की गई है। उनका यह भी कहना है कि मेजर इन्वायरमेंटल डैमेज प्रूफ नहीं हुआ है इस केस में। तो विदाउट एनी प्रूफ उन पर एक हेवी पेनाल्टी कैसे इंपोज की जा सकती है। ये सारे आर्गुमेंट बिल्डर्स ने दिए थे। दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट यानी एमपीसीबी और एक्टिविस्ट ने बोला कि बिल्डर्स ने सैंक्शन बिल्डअप एरिया एक्सीड की है। यहाँ पे सैंक्शन का मतलब है कि एक अप्रूव्ड और एक्सीड का मतलब है लिमिट से ज्यादा। उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्शंस बिना वैलिड ईसी और कंसेंट से स्टार्ट की गई है और एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाया गया है इस कंस्ट्रक्शंस में। इसलिए उन्होंने डिमांड किया है कि एक हेवी पेनाल्टी इंपोज की जाए ताकि फ्यूचर में कोई वायलेशन ना करे, कोई नुकसान ना हो एनवायरनमेंट का। चलिए हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की फाइंडिंग्स अपहोल्ड की। यहाँ पे अपहोल्ड का मतलब है कि सपोर्ट करना या कंफर्म करना।
पेनाल्टीज को कंफर्म किया गया, जहां पे दो कंपनीज यानी रिदम को 5 करोड़ और केस्टोन्स प्रॉपर्टीज को 4.47 करोड़ देना पड़ा। कोर्ट ने क्लियर बोला कि ईसी और स्टैट्यूटरी कंसर्न मैंडेटरी प्रीरिक्विजिट्स है। यहाँ पे प्रीरिक्विजिट का मतलब है पहले से रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो बिल्डर नोइंगली वायलेट करते हैं तो उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए कोर्ट ने लायबिलिटी कंफर्म की अंडर वाटर एक्ट, एयर एक्ट एंड ईआईए एक्ट नोटिफिकेशन। चलिए अब देखते हैं कि इस कोर्ट का जजमेंट का क्या इम्पैक्ट था सोसाइटी पे। तो इस जजमेंट का इम्पैक्ट वैसे बहुत बड़ा था। सबसे पहले बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंट है। यहाँ पे डेटरेंट का मतलब है कि एक ऐसी चीज जो किसी को गलत काम करने से रोके। अब उनको पता है कि कंप्लायंस एंड नॉन नेगोशिएबल है। कंप्लायंस का मतलब है कि रूल फॉलो ही करना है। एंड रेगुलेटर्स जैसे एमपीसीबी और एनजीटी की अथॉरिटी स्ट्रेंथन हुई है इस केस के द्वारा। अथॉरिटी का मतलब है कि पावर्स या अधिकार और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पब्लिक के लिए ये जजमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोटेक्ट करता है। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है कि नेचर का बैलेंस जैसे पानी, हवा, यू नो ये सिटीजन के राइट्स को, क्लीन एनवायरनमेंट को री करता है। री का मतलब है और स्ट्रांग बनाना। ये केस एक लैंडमार्क है एनवायरमेंटल लॉ में, जहां पर हमने देखा कि जुडिशरी ने जीरो टॉलरेंस अप्रोच दिखाया है। यहाँ पे जीरो टॉलरेंस का मतलब है बिल्कुल भी छूट ना देना। हमने ये भी देखा कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल एक साथ चलना चाहिए। बिना इकोलॉजिकल सेफगार्ड के कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं। सेफगार्ड मतलब होता है प्रोटेक्शन मेजर्स। के लिए ये एक की पॉइंट याद रखो। एनवायरमेंटल क्लीयरेंस और स्टैट्यूटरी कंसेंट मैंडेटरी होते हैं बिफोर कंस्ट्रक्शन। ये जजमेंट एक रिमाइंडर है कि लॉ के अगेंस्ट शॉर्टकट लेना बिल्डर्स के लिए बहुत ही कॉस्टली पड़ सकता है। So this was the end of the video. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. और आगे ऐसे ही लीगल केस एनालिसिस के लिए हैं अगले वीडियो में।